दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और जो लगातार अभी तक चलते हुए आ रही क्लास वो कंटिन्यू है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी तो किसी का है नहीं एसबीआई को छोड़ के सब स्टाफ का, लेकिन बाकियों का जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सडनली होंगे तो मौका नहीं मिलेगा। तो सब स्टाफ लगातार पढ़ते रहिए। और कई कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि ये तो एग्ज़ाम में आता ही नहीं जो आप पढ़ा रहे हो, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में कोई कह के नहीं आता कि ये आएगा कि ये नहीं आएगा। आपको अगर सिंपल जो क्वेश्चन देखने हैं वो आप हमारी पुरानी क्लासें देख सकते हो, उसमें बहुत आसान क्वेश्चन और आगे भी मिलेंगे आपको रिपीटेड। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता और ये आता है। कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन है अब उन पे लगातार फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी वो एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए जनरल बैंकिंग कोई किसी भी बैंक का हो उसके लिए और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं आप लोगों को। तो किसी के बहकाव में या किसी के भड़काव में ना आए कि भाई ये नहीं आता ये आता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप क्लर्क बन जाओगे, तो आपके लिए उस टाइम भी ये काम आएगा। तो किसी के कमेंट्स, किसी के बहकाव में और किसी के कहने पे ये बातें ना सुने और अपना पूरी वीडियो देखते रहें अंत तक और सुनते रहें अगर आप ब्रांच में जब भी आपको टाइम मिलता है। तो शुरू करता हूँ मैं आज का सेशन। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो रहा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कीपिंग गुड्स इन सेफ कस्टडी इज ए पर प्रोविजन ऑफ। क्वेश्चन है कि सामान को जो सुरक्षित अभिरक्षा में रखना किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। आपने अगर कोई सामान रखा है सेफ कस्टडी में, कोई भी सामान रखा आपने, तो वो किसके अंतर्गत आता है। एनआई एक्ट के। एनआई एक्ट पेपर में आता है सब स्टाफ के, वो बोलते नहीं आता है। पार्टनरशिप आता है कि कौन किसके साथ पार्टनरशिप रहेगा, सब स्टाफ कह रहे नहीं आता है। अगर उनको पता नहीं है तो उनके कहने पे ना जाएं, मैं आपको बार बार यही कहूँगा। तो जो सामान जो सेफ कस्टडी में प्रावधान के अंदर एनआई एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ये सभी, तो ये आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आता है कि आप अगर सेफ कस्टडी में कोई सामान रख रहे हो तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हु इज चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन इंडिया। जो भारत में जो मौद्रिक नीति होती है, जो मुद्रा नीति, उसके समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई का गवर्नर या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी मुद्रा से संबंधित अध्यक्ष होगा कमेटी का वो होगा हमेशा रिजर्व बैंक का गवर्नर, क्योंकि रिजर्व बैंक ही मुद्रा को लॉन्च करती है, इसलिए उसका गवर्नर उसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, लोन ऑफ माइनर कैन बी, यहाँ पर बी था, गिवन इन द फॉलोइंग केस। नाबालिग को ऋण निम्नलिखित स्थिति में दिया जाता है। ये वाला ही पेपर में आया है कि जो नाबालिग है, माइनर है, उसको किस स्थिति में लोन दिया जाता है। अगेंस्ट डीवीडी, अगेंस्ट एलआईसी, इन द नेम ऑफ माइनर और इन द नेम ऑफ फादर। तो जो माइनर है उसको फादर के नाम पे ही ऋण दिया जाता है, बाकी उसको कोई माइनर को कोई भी ऋण नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मैंने आपको टेलीग्राम का अपना चैनल बता रखा है, तो आप अपने क्वेश्चन वहाँ भेज सकते हैं और वहाँ आपको क्वेश्चनों के आंसर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु कैन नॉट बी अ पार्टनर। इनमें से जो पार्टनर है वो कौन नहीं हो सकता, पार्टनरशिप में पार्टनर कौन नहीं हो सकता। एच यू एफ
यानी हिंदू अनडिवाइड फैमिली, इलिटरेट पर्सन अनपढ़ आदमी, ब्लाइंड पर्सन अंधा, या कोई कंपनी। तो इसमें से अगर मैं आपको बात करूं, जो पार्टनर है वो हिंदू अनडिवाइड फैमिली नहीं हो सकती है। HUF उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगला क्वेश्चन है, हु कांट बी अ नॉमिनी ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। जमा खाते के लिए कौन सा व्यक्ति नामांकित नहीं हो सकता, यानी नॉमिनी नहीं हो सकता डिपॉजिट अकाउंट के लिए। सिंगल, इंडिविजुअल, कोई रिलेटिव नहीं, नॉन रेसिडेंस, या ट्रस्ट। तो जमा खाते के लिए कोई भी जो ट्रस्ट है वो नॉमिनी नहीं हो सकता, ट्रस्ट। नेक्स्ट, which crossing is not recognized by an NI एक्ट। कौन सा क्रॉसिंग NI अधिनियम द्वारा पहचाना नहीं जाता। जो NI एक्ट है और जो क्रॉसिंग है वो NI एक्ट द्वारा कौन सा नहीं पहचाना जाता। स्पेशल, पे अकाउंट, नॉट नेगोशिएबल, या ये सब। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें से कि कौन नहीं पहचाना जाता, तो जो अकाउंट पे ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, इस क्रॉसिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं पहचाना जाता। जो NI होता है, NI आपको हर बार मिलेगा NI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ IMPS पर ट्रांजैक्शन। ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट कर दिया है कि जो IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, जो IMPS इसकी लिमिट कितनी होती है। ठीक है भाई, इसकी अगर जो मैक्सिमम लिमिट की बात करूं मैं, तो इसकी लिमिट होती है 5 लाख रुपए। और ये पेपर में ही पूछा गया है कि IMPS की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑब्जेक्ट इज द पॉजिटिव पे सिस्टम फैसिलिटी एप्लीकेबल। पॉजिटिव पे सिस्टम सुविधा किस मूल्य वस्तु के लिए लागू है। जो पॉजिटिव पे सिस्टम सुविधा है वो किस मूल्य वस्तु के लिए लागू है। 25,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, या 10,000 से ऊपर। तो जो पॉजिटिव पे सिस्टम है वो 50,000 से ऊपर तक के लिए है, पॉजिटिव पे सिस्टम। नेक्स्ट, हाउ मेनी कैटेगरी आर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो उसके कि प्राथमिक कितने श्रेणी में आता है वो। तो उसमें होता है हाउस होता है, एजुकेशन होता है, और MSME होता है। वो मैंने आपको पहले बता भी रखा है पिछली क्लासों में। तो वो होगा आपका 8 श्रेणियों में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आर देयर इन इंडिया। कि भारत में जो सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है वो कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर जो क्वेश्चन था वो था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितने हैं, और यहाँ पे हैं सर्टिफिकेट। तो जो सर्टिफिकेट होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट, द किसान विकास पत्र वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया पास्ट इन द ईयर। कि भारत में जो किसान विकास पत्र है उसकी स्थापना कब की गई थी भारत के अंदर। 1982, 1981, 1983, या 1984। तो इसमें एक्चुअली जो आंसर है वो गलत है, वो किया गया था 1988 में। इसका जो राइट आंसर है वो है किसान विकास पत्र 1988 में लाया गया था। नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ वुमन SSG अंडर NULM। जो ये SSHG यहाँ पर एक गलत लिखा है, SHG है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप NULM स्कीम। इसकी जो लागत है वो कितनी है। सबसे पहले तो SHG होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके बाद होता है NULM।
इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और एसएचजी की होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में परियोजना लागत कितनी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसमें होती है 10 लाख रुपए। NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको ज़रूर याद करके रखें, फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेकंड डोज लोन अंडर एंड NRLM स्कीम। जो NRLM स्कीम के तहत जो योजना है उसका जो ऋण है उसकी दूसरी डोज की राशि क्या है। पहले था NULM जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अभी आया NRLM, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, यहाँ पे था अर्बन, यहाँ पे है रूरल। तो इसकी जो दूसरी डोज है उसकी कितनी अमाउंट है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख। तो उसकी जो दूसरी डोज की अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, हु इज़ एलिजिबल फॉर फाइनेंस अंडर NRLM। NRLM के तहत वित्त के लिए कौन पात्र है। जो NRLM है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, तो इसके लिए कौन पात्र है, एनी इंडिविजुअल, कोई भी आदमी, वुमन, इंडिविजुअल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई मेंबर, और अंत में है एनी वुमेन SHG। तो इसका आंसर है कि कोई भी जो महिला है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में होनी चाहिए, तो वो इस NRLM के लिए एलिजिबल है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हाउ द सब्सिडी अमाउंट इज मेंटेन अंडर PMEGP। जो PMEGP का जो लोन होता है उसके लिए जो सब्सिडी राशि है उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, कितने साल में किया जाता है। डायरेक्ट क्रेडिट इन द लोन अकाउंट, डायरेक्ट ऋण खाते में, FDR 4th ईयर विद इंटरेस्ट, या ADR 3 साल विदाउट इंटरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है एज FDR 3 years विदाउट इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर 3, एज ADR for 3 years without interest। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट अंडर PMEGP। कि जो PMEGP स्कीम के अंदर मैक्सिमम जो परियोजना लागत है वो कितनी है, 10 लाख सर्विस सेक्टर में, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या बोथ, दोनों A या B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 10 लाख भी है, सर्विस सेक्टर में है, और 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ A एंड B। और मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूं PMEGP की, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी PMEGP की। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट फॉर DRI बेनिफिशियरी। जो DRI बेनिफिशियरी होते हैं उनके लिए ब्याज की दरें कितनी है, ये है इस क्वेश्चन। 3%, 4%, 5 या 7%। तो जो भी DRI बेनिफिशियरी है उसके लिए अगर मैं आपको परसेंट की बात करूं तो इसके लिए होता है 4%, ऑप्शन नंबर B। ठीक है भाई। और जो DRI की फुल फॉर्म है वो होती है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो DRI होता है उसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 4%। ठीक है। नेक्स्ट,
100% यूनिट्स अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम आर। जो 100% है प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम के अंदर कौन सा है वो? माइक्रो, इंटरप्राइज, स्मॉल, बोथ या मीडियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 100% है मीडियम वाला, इसके अंतर्गत आता है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर में आता है। अगला क्वेश्चन है, इन PMEGP स्कीम रूरल एरिया मीन्स, कि जो जहाँ पर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहाँ के लिए लागू होगी, जहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी, जहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, वो है ये क्वेश्चन। कि पॉपुलेशन 20,000 तक होनी चाहिए, अगला है पॉपुलेशन 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, या पॉपुलेशन 30,000 से ऊपर होनी चाहिए, या वहाँ की जनसंख्या 4,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको, वहाँ की जो जनसंख्या है वो आपका 40,000 तक, 40,000 से ऊपर होनी चाहिए, वहीं पर PMEGP स्कीम रूरल एरिया में लागू होती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम इनकम क्राइटेरिया रूरल अंडर DRI स्कीम। जो DRI योजना के अंतर्गत अधिकतम आय मानदंड ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? DRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000, 15,000, 18,000 या 24,000। तो जो 24,000 वहाँ का जो मानदंड है ग्रामीण क्षेत्र का, वो 24,000 है DRI स्कीम के अंतर्गत। तो यहाँ तक तो था आपका जनरल बैंकिंग, और यहाँ से शुरू होता है बेसिक कंप्यूटर MCQ, जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS डॉक्यूमेंट्स, MS विंडो, लिनक्स या iOS? इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लिनक्स एक सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, वेब कैम इज डिवाइस। जो वेब कैम है वो किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या बोथ A और B? तो जो वेब कैम जो है वो है इनपुट डिवाइस, जो कि चीज़ों को इन करते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये तो आपको नॉर्मल पता ही होगा, मेरा काम है क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता देना। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन वेब पेज ऑफ द वेबसाइट नोन एज? जब भी आप ब्राउज़र खोलते हो तो जो पहला पेज होता है उसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट पेज, सेंटर पेज, होम पेज या करंट पेज? तो जब भी आप ब्राउज़र खोलोगे तो उसको होम पेज के नाम से जानते हैं, होम पेज। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। एक पेज होता है, अगर वो ऐसे खड़ा होता है तो इसको कहते हैं पोर्ट्रेट और इसको कहते हैं लैंडस्केप। ठीक है भाई, तो वो इस कंप्यूटर में किस ऑप्शन में रहता है? पेज व्यू में, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट या पेज साइज में? तो वो रहता है आपका पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर B। इसमें रहता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वैन? वैन की फुल फॉर्म क्या होगी ये बताना है। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है सब स्टाफ टू क्लर्क के लिए, और आपको क्लास अच्छी लगती है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली का MCQ आपको मिले और आप उसको देखें और चैनल को सपोर्ट करें। तो आते हैं अभी क्वेश्चन पे, कि जो वैन है उसका
क्या मीनिंग है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइज एरिया नेटवर्क और होल एरिया नेटवर्क। तो जो वैन है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है? ये तो आपको आता ही होगा, थोड़ा आसान है। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से जो सभी है वो इनपुट डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर? कि जो कंप्यूटर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस में होती है, क्या है वो चीज़? मदरबोर्ड, यहाँ पे बोर्ड भी था लेकिन लिखा नहीं है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीपीयू। आपको पता ही होगा सीपीयू में ही प्रोसेसिंग होती रहती है, उसे ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वर्क बाय कंप्यूटर? इसमें से कंप्यूटर का काम क्या नहीं है? क्या काम नहीं है कंप्यूटर का? प्रोसेसिंग है क्योंकि वो सीपीयू का काम है। इनपुट भी करता है क्योंकि इनपुट डिवाइस भी है कीबोर्ड माउस। आउटपुट भी है क्योंकि प्रिंटर है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग करना कंप्यूटर का काम नहीं है। तो ये था आज का सेशन, और क्लास आपको करेक्ट 10 बजे मिल जाएगी, और उसको सुने। अगर आप लिख नहीं सकते क्योंकि टाइम कम होता है तो इसको ज़रूर देखें, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।